नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स का 2024-25 का। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर अपकमिंग एग्जाम और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। किस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा वक्त ले लेते हो एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, जिससे कि क्या होता है कि क्वेश्चन प्रॉपर पूरा क्वेश्चन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन द 3 आवर्स। ओके, तो हम देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं अदर अदर जैसे 12th एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर्स होते हैं या एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजिली हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको विजुअल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द ग्राफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px। इसका ग्राफ जो है पासेस थ्रू द पॉइंट -60, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर व्हाट। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है इसको समझिए। अब जैसे एक एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मतलब एक द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px जो कि पासेस थ्रू द पॉइंट -60। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, और -60 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा -60। ठीक, 0 -30 यहाँ कहीं होगा, लेट्स से 0 -30, और 4 -20 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 4 -20 लगभग यहाँ होगा। ठीक है, 4 -20 इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा। ठीक है, तो 60 कहाँ पे होगा, 60 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, 60। तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो ऐसे कहीं से पास होगा, मतलब इस तरह से पास होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जीरोज जो होता है ना, जीरोज एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफ कट करता है, मतलब एक ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस के को जिस पॉइंट पे कट करता है वही जो पॉइंट होता है वो जीरोज होता है। इसका मतलब इसके जीरोज क्या होंगे, एक तो -6 होगा और दूसरा 6 होगा। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है तो। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर दूं इसको। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। The value of k for which the system of quadratic system of equation 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent। देखो कंसिस्टेंट क्या हो कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है, इन दोनों को समझिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ग्राफ कहीं पे अगर कट कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, ग्राफ कहीं ना कहीं मिल रहा है, दो ग्राफ है, दो लाइन का ग्राफ है, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहा है, मतलब मिल रहा है, तो वो कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब जब ग्राफ कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो ग्राफ कब नहीं मिलता भाई, ग्राफ तब नहीं मिलता जब लाइन पैरेलल हो। तो लाइन पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1 by c2। this is the condition when line is parallel। okay, अब वैल्यू ऑफ k क्या होगा, तो देख लीजिए 3/6। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट मतलब a1 ये हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा 6, और b1 क्या होगा, b1 होगा -k और b2 हो जाएगा 10। ठीक है, 10। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस नहीं +10 होगा। ठीक है, तो 3 और 10 k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30/6। ठीक है, 3 2 जा और 2 5 जा। ठीक है, तो कितना हो गया 5, k की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, k की वैल्यू 5 है। ठीक है, k की वैल्यू 5 है, दिस इज द आंसर, k की वैल्यू 5 होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, फर्दर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। देखिए
फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है, एक ए नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन at any point on the circle. Only one tangent can be drawn at any point on a circle. दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है a chord is a line segment joining 2 point on the circle. ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, कार्ड क्या होता है? कार्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्किल को किसी 2 पॉइंट पे ज्वाइन करता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्किल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। आप ये बताओ कि एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, इनसाइड ऑफ द सर्कल एक पॉइंट है, यहाँ से ओनली 2 टेंजेंट, यहाँ से कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो क्या? कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है, तो यही आंसर, यही स्टेटमेंट गलत होगा। ये तो बिल्कुल, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, यहाँ पे दो गलत नहीं है, ये वाला सही है बिल्कुल। ठीक, तो आपको गलत ढूंढना था, तो गलत हमारा कौन सा होगा? फ्रॉम ए पॉइंट इन साइड ऑफ सर्किल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। किसी पॉइंट से आप सर्किल पे सेकेंड ड्रॉ कर सकते हो। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। कोई एक पॉइंट है सर्किल में, उससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? फ्रॉम ए पॉइंट इन साइड ऑफ सर्किल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। पॉइंट अगर इन साइड है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, इफ nth टर्म ऑफ एपी इज 7n-4। nth टर्म आपको गिवन है, an की वैल्यू 7n-4 है। ठीक है, an nth टर्म आपको गिवन है 7n-4 है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बहुत आसान है कॉमन डिफरेंस निकालना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए आप एक काम करो, फर्स्ट टर्म निकाल लो, n की वैल्यू 1 रखो, तो 7 × 1-4, 7 × 1-4 मतलब 3। a2 निकाल लो आप, 7 × 2-4 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या होती? a2 - a1, 10 - 3 = 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ d, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। बहुत इजी है, 7 इसका आंसर है। तो देखिए 7 इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ बेस। क्या क्वेश्चन है? द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक, राइट सर्कुलर कोन है, वहां पे रेडियस ऑफ बेस गिवन है आपको। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक, if the volume of cone is equal to the volume of sphere then the height of cone क्या होगा? वॉल्यूम दोनों का सेम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आपको बताना है हाइट ऑफ कोन क्या होगा। तो एक काम करो, वॉल्यूम दोनों को इक्वल कर दो, वॉल्यूम क्या करो, इक्वल दिखा दो, v1 = v2। ठीक, radius of the base of right circular cone and the radius of sphere are each 5 सेंटीमीटर in length। दोनों का, स्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों क्या है? 5 सेंटीमीटर है दोनों लेंथ में। तो एक काम करिए, यहाँ पे 1/3 πr² h होता है यहाँ पे, और यहाँ भी 4/3 πr³ होता है। ठीक है, πr³ होता है। यहाँ से पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, r की वैल्यू r² r से कैंसिल हो जाएगा, r³ मतलब यहाँ से r बचेगा केवल। तो हम कह सकते हैं h की वैल्यू हो जाएगी 4r। h की वैल्यू कितनी? 4r। इसका मतलब h = 4 × r की वैल्यू कितनी थी? r की वैल्यू 5 थी, 4 × 5 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ h, 20 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ h। तो 5th क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आप tan गिवन है, क्या गिवन है आपको? tan थीटा गिवन है, tan थीटा गिवन है। तो और
पूछा है आपसे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये गिवन है। तो इसको tan में बदलिए पहले। तो आप डिवाइड बाई कॉस थीटा, डिवाइड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको अगर tan में बदलना है तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा। cos से यहां भी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 साइन बाई कॉस, tan होता है, cos बाई कॉस 1, 4 tan थीटा साइन बाई कॉस माइनस 1। यहां पे आप वैल्यू रख दो tan थीटा की वैल्यू 4 इंटू 5/2 प्लस 1, 4 इंटू 5/2 माइनस 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 10 प्लस 1 11 और 10 माइनस 1 ये भी कटेगा, तो 10 10 माइनस 1 9। तो इसका आंसर होगा 10/9। क्या किसी ऑप्शन में दिया है 10/9? ओ 11/9, सॉरी, 5 2 जा 10, 11/9 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे 11/9 इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज 11/9। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट P ऑन द सर्किल सेंटर्ड एट O। ओके, तो TPQ आपको गिवन है, TPQ ये एंगल आपको गिवन है 110। ठीक है, ये आपको गिवन है 110। आपको फाइंड आउट करना है POQ फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे POQ आपको फाइंड आउट करना है और ये गिवन है। ठीक है, तो POQ कितना होगा, आप कैसे इसको फाइंड आउट करते हो, कैसे आप सॉल्व करोगे? देखिए, बहुत आसानी से हम सॉल्व करते हैं। आपको एक यहाँ पे कई चीजें आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। देखो, एक तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है, एक जो ये रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसका मतलब ये एंगल 90 होगा, इतना। तो ये एंगल 90 है, तो इतना, अगर इतना एंगल 90 है, एक मिनट भाई, ये एंगल अगर 90 है तो ये 20 होगा, इतना 20 होगा। ये 20 है तो दोनों रेडियस है ना, एक ट्रायंगल है POQ, और POQ में OP और OQ रेडियस है, और रेडियस इक्वल होता है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये दोनों 20 हो गया। ठीक है, अच्छा, 20 20 40 हो गया, और ये बचा जो 140 डिग्री, और 140 डिग्री इसका आंसर है। एक तो तरीका ये है ना, एक तो तरीका है 140 डिग्री। आप बहुत इजीली कह सकते हो कि ये 10 मतलब 110 है तो ये 90 होगा, तो ये 20, तो 20 20 40, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, रेडियस इक्वल है, मतलब दो एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है। और अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरा तो मतलब अपने आप तीन एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 140 हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है उसको समझिए। देखिए, कोई एक अगर एक कार्ड है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक कार्ड है, और तो कार्ड और रेडियस यहाँ पे, सॉरी, एक मिनट। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल है कोई, देखो ये सर्कल है और ये कार्ड है और ये टेंजेंट है। तो जो कार्ड है टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाता है, जितना एंगल बनाता है, तो कार्ड जो है अल्टरनेट सेगमेंट में उतना ही एंगल बनाता है। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट में उतना ही एंगल बनता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अल्टरनेट सेगमेंट में उतना ही एंगल बनेगा। क्लियर? ये चीजें अगर क्लियर हुई होगी तो हम आपको फर्दर बताते हैं कैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कार्ड है और ये 110 एंगल बनाता है, तो ये इस सेगमेंट में कितना एंगल बनाएगा, इस सेगमेंट में भी वही एंगल बनाएगा। ठीक है, एक काम करिए, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है?
180 होता है, इसका मतलब ये एंगल 70 हो जाएगा। और अगर 70 हुआ तो ये जो कार्ड है या ये सेगमेंट जो है, सेगमेंट पे 70 डिग्री एंगल बनाया है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 2 टाइम, तो 140 डिग्री। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो पहला तरीका था ना, पहला फर्स्ट वे, ये बहुत इजी था, दैट इज वेरी इजी। ओके, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज ये दोनों हैं, ये दोनों इसके जीरोज हैं। तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। आप ये बताओ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करें तो आप कहोगे कि जो x का टर्म है वो आएगा क्या, नहीं, क्यों? देखो, अल्फा प्लस बीटा, ये मान लो अल्फा है और ये बीटा है, दो जीरोज हैं यहाँ पे, ठीक है, अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं यहाँ पे, और इनका सम तो जीरो होगा, इनका सम तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म तो आएगा ही नहीं, जीरो इंटू कुछ भी करो जीरो आ जाएगा, ये ऑप्शन गया। और कहीं x का टर्म है, यहाँ पे है, ये भी ऑप्शन गया, दो ऑप्शन तो बिल्कुल गए, इसको कोई जरूरत नहीं इनकी। देखिए इसको आगे फर्दर कैसे हम सॉल्व करें, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस का टर्म भी गया, प्लस प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 5/2 आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक, आप यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखो 8 है, यहाँ पे 15 है, तो 8 वाला हम कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड में, मतलब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक्चुअली 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू 8, तो ये हो गया 4, 8x स्क्वायर माइनस 20, 4 5 जा 20, दिस इज आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे डायरेक्टली वही चीजें नहीं लिखी, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 दे दिया होता तो आप आसानी से सॉल्व करते, लेकिन ये भी तो वही लिखा हुआ है, ये भी तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ में आया आपको? क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच गए हैं। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। आपको बताना है द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या होगा। तो सबसे पहले मीडियन क्लास तो निकाले ना, मीडियन क्लास निकालें पहले, तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस पे क्या होगी, देखो लेस देन 10, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 10, नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, लेस देन 10 5, लेस देन 20 9 प्लस 5 14, लेस देन 30 कितना होगा, 14 और 15 29, लेस देन 40 कितना हो जाएगा, 29 प्लस 10 39, और लेस देन 50 39 प्लस 6 45, तो ये इतना कितने नंबर है, 45। तो 45 में आप 2 से डिवाइड कर दो, n की वैल्यू कितनी होगी, 45 में आप 2 से डिवाइड कर दो, तो n इक्वल टू 45/2, जो कि होता है कितना, 22.5। इसका मतलब 22.5 जहां पे आएगा वही इसका मीडियन है। तो 22.5 कहां पे आएगा, देखो 14 से लेके 14 तक तो यहाँ पे इंड हो जाता है, 20 से नीचे 14 तक, ठीक, और जो 22.5 है ये यहाँ आने वाला है, क्योंकि 14 से लेके 29 तक के सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो मीडियन क्लास जो है उसका अपर लिमिट जो है वो कितना है, 20 है। क्या 20 है, नहीं, ये तो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट पूछा है 30 है, इसका आंसर 30 है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10th में O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्किल। O क्या है,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कार्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्किल। आपको बताना है, यहाँ पे गिवन है बीओसी, बीओसी की वैल्यू गिवन है 80, बीओसी की वैल्यू यहाँ पे ये गिवन है 80 डिग्री, और ओए और ओडी, ओए और ओडी बराबर है। ट्रायंगल ओडीए और ट्रायंगल ओबीसीआर, ओडीए और ओबीसी क्या है, ये इक्विलेटरल है, सिमिलर भी है, आइसोसेलेस है, ठीक है। तो दिखाना है ये क्या है ना। तो देखिए इक्विलेटरल है कि नहीं है इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो देखिए क्या होता है, ओ एक सेंटर है, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा ओ सेंटर नहीं है, ओ इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो दोनों के बारे में बात करना है कि ये किस तरह के ट्रायंगल हैं, ओके। तो आपको आइसोसेलेस सिमिलर है कि नहीं है इसको पता लगाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, बस ओए और ओडी के बारे में दिया है बराबर है, और ये दोनों कार्ड हैं, ठीक है, कार्ड हैं और कुछ नहीं दिया है। तो ट्रायंगल ओडीए को अगर देखोगे तो ये तो आइसोसेलेस तो लग रहा है, बिल्कुल आइसोसेलेस लग रहा है इसमें, तो ये आइसोसेलेस तो है, ठीक है, लेकिन सिमिलर है कि नहीं है नहीं पता। क्यों क्यों नहीं पता, देखो एक एंगल मान लो ये भी एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, और किसी एंगल के बारे में आपको पता है क्या, नहीं पता, किसी एंगल के बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, मान लो इनके बारे में पता चल गया कि ये है 50 डिग्री और ये है 50 डिग्री, ठीक है, ये तो पता है, और इससे हम क्लियर बता सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है। लेकिन ये वाला ट्रायंगल अगर ये रेडियस होता, अगर ये रेडियस होता, रेडियस तब होता जब ओ एक पॉइंट होता सेंटर, ओ क्या होता सेंटर होता, तो अगर तो ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर तो नहीं है ना, सेंटर नहीं है, इसका मतलब ये रेडियस नहीं है, और रेडियस नहीं है तो कुछ भी हो सकता है ना, 80 डिग्री ये है तो ये पता नहीं क्या क्या हो सकता है, नहीं पता। तो इसका मतलब आइसोसेलेस इक्विलेटरल जिस भी क्वेश्चन में दिया है ये गलत है, एक ही आंसर सही है, नॉट सिमिलर, क्योंकि आइसोसेलेस इक्विलेटरल तभी होगा जब तीनों एंगल, कम से कम दो एंगल के बारे में पता हो ना, ठीक है, दो एंगल के बारे में पता हो, तो नहीं पता किसी के बारे में, ठीक है, दोनों जैसे आइसोसेलेस एक तो है, दोनों ट्रायंगल बताना है ना, नहीं है, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 आर नॉट रियल, रियल क्या है, ठीक है। तो b की d की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू माइनस 1, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4, और आंसर क्या आ गया 5, ठीक है, 5 आ गया, 5 है तो रियल है, बिल्कुल रियल है, ठीक है, रियल है और इक्वल तो नहीं है, मतलब नॉट रियल गया, रियल इक्वल गया, रेशनल भी नहीं है, क्योंकि रेशनल होने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो रेशनल भी नहीं है, तो ये इरेशनल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इतना, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर क्या होगा, तो वॉल्यूम गिवन है आपको 4, देखो वॉल्यूम क्या होता है इसका, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं और इसका वॉल्यूम क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू 396/7 गिवन है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 3πr² के बारे में आपको बात करनी है, यहाँ पे 3πr² के बारे में आपको जानना है क्या होगा यहाँ पे, मतलब आपको आर स्क्वायर और भी 3πr² के बारे में पता करना है, ठीक। तो देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्यूब 396/7, देखो 7 तो 7 से कट गया, ठीक है, 7 7 से कट गया, यहाँ पे एक काम करो आप, 11 से काटने की जरूरत है, 11 2 जा, और 11 से इसको काटो, इसको
11 3 होता है 11 6 36 हो गया। और यहाँ पे ना 4 दिया है, 4 9 36, तो r क्यूब की वैल्यू 9 इंटू 3 इधर जाएगा 27, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, क्यूब रूट 27 का क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे r की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हो इसके बाद, तो इसके बाद कुछ नहीं है। देखो टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है इसका, ठीक है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो देखो 7 तो सबके डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा 27, 2 जा 54, तो 54 लास्ट में 54 या 549 594। ठीक है, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इन ए बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन एंड रेस्ट आर व्हाइट के बारे में नहीं पता। One ball is drawn at random. The probability that drawn ball is white in color is what? ठीक है, मतलब इसकी probability क्या है, बहुत आसान है। टोटल 24 बॉल है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 24 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 24 होगा यहाँ पे। ठीक, ये तो क्लियर हुआ। तो अभी तो हम सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि सही हो सकते हैं। 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, सबके टेबल में 24 आता है, तो कटेगा नहीं इस तरह से। तो देखो 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन, मतलब कुल मिला के 15 हो चुके हैं, 15 हो चुके हैं। 1 बॉल ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो फेवरेबल आउटकम व्हाइट है, व्हाइट कितने हो जाएंगे, 15 हो चुके हैं, 9 व्हाइट हो जाएंगे। तो 9/24 आप कह सकते हो 3/8। ठीक है, 3 से काट दो आप, 3/8। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -5, ये एक्स एक्सिस से नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 कहाँ पे होगा। ठीक है, देखो नियरेस्ट पॉइंट आपको बताना है, कैसे इसको बताएं ना। ओके, लुक, थोड़ा सा इसको समझते हैं, नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दे रहा है मतलब यहाँ पे। ठीक है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5। देखो -4 -5 यहाँ कहीं होगा। अगर यहाँ पे हम कह दे कि ये -4 है और ये -5 है, तो -4 -5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये इस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, तो 0 0 से तो ये दूर है ना, 0 0 से तो देखेंगे कितना दूर है अभी। ठीक, -4 0 से, -4 0 से तो ये -5, मतलब 5 डिस्टेंस दूर ये। -5 0 से थोड़ा सा दूर होगा ना, -5 0 से थोड़ा सा दूर होगा। ठीक है, क्योंकि स्लैंट देखना है। 41 0 से बहुत दूर होगा यार, 41 0 से तो, देखो 41 0 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से तो ये पॉइंट दूर है। तो सबसे नियरेस्ट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रही है, यही सबसे नियरेस्ट है। और ये पॉइंट क्या है, -4 0 है। कुछ नहीं करना है, मतलब देख के आप बता सकते हो कौन सा नियरेस्ट है। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। तो मिडल मोस्ट तो मीन ही देता है ना, मीन देता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 17 क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। ओके, 1:2 द पॉइंट इज, कितना पॉइंट है, देखो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए, 2 -3 5 और 6 इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब ये तो कुछ नहीं है। ये अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब ये तो नहीं है, और ये भी ऑप्शन नहीं है। एक्स एक्सिस पे ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। एक्स एक्सिस पे 4 0 हो सकता है, 3 0। अब इन दोनों में से कोई ना कोई सही हो सकता है।
क्या सही हो, कम से कम आप दो ऑप्शन, एक ऑप्शन जो भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में जो भी एलिमिनेशन हो सकता है, पॉसिबल एलिमिनेशन आप करने की कोशिश किया करो, ठीक है। कभी कभी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो फोर्थ अपने आप सही हो जाएगा। आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। देखिए आप क्या करो, आप इसमें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पे है, एक्स पे है, ठीक है। एक चीज देखते हैं यहाँ पे, x का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट a 2-3 है, दूसरा पॉइंट 5 और 6 है, 5 और 6, ठीक है। तो ये 1:2 में है, 1:2, 1:2 में, और ये पॉइंट x और 0 है जो भी, तो x का कोऑर्डिनेट निकाल लो, काम चल जाएगा, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहोगे 5 1 जा +4/3, ठीक है। तो यहाँ से 3 तो आ रहा है, ठीक है, 3 ही आ रहा है आपको, x1 x2, ठीक है, x1 y1 निकालना है तो 3, मतलब आप 5 + 4 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। ज्यादा आपको y निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। 5 + 4 9/3, 3, 4 तो आएगा ही नहीं, तो एक ही सॉल्व करने से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18। 18 क्या है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज। तो आपको बताना है रेड फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड भी होना चाहिए, वो भी रेड होना चाहिए। देखो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 रेड का होता है और 6 ब्लैक का होता है, ठीक है। टोटल रेड कार्ड आप देखो, किंग होता है ना, किंग किंग 4 होते हैं, किंग क्वीन भी 4 ही होती हैं, और जैक होता है वो भी 4 होता है, ठीक है। तो चारों का होगा ना, स्पेड का, क्लफ का, डायमंड और हर्ट, सबका होता है, ठीक है। तो किंग क्वीन और जैक ये फेस कार्ड होते हैं, तो कुल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं। इसमें 6 ब्लैक का होता है और 6 ब्लैक का होता है और 6 रेड का होता है। तो आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितना होगा, 6 होगा, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम 6 है और टोटल आउटकम 52 है। तो आप 2 से डिवाइड कर दो तो 3/26, इसका आंसर 3/26 होगा। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो 18 क्वेश्चन हो गया, कितना इजी, एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। डायरेक्शंस दिया है यहाँ पे और सेशन रीजन। देखो एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2, ठीक, क्या बोला है यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, कोई भी इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, 0 मतलब से लेके 2 से लेके, ठीक, 4 6, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर का एचसीएफ 2 होता है, बिल्कुल 2 होता है, क्योंकि 2 से सभी कट जाएंगे, ठीक है। क्या एचसीएफ ऑफ एनी, यहाँ पे एनी बोला है, एक चीज और समझना, मान लो 6 और 8 हो गया, भाई 6 और 8 में 2 से ही कटेगा और सबसे नहीं कर सकता, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, दोनों सही है और दोनों एक्सप्लेन भी करता है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ एंड एंगल्ड इज डबल्ड, देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन द सेम, ठीक। क्या ये सही है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, दैट इज पॉसिबल, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज रिड्यूस, एक काम करते हैं, सॉल्व ना करें तब भी क्वेश्चन हो सकता है, द लेंथ ऑफ आर्क सब्सटेंडेड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, बिल्कुल यही होता है। दूसरा आप, दूसरा तो सही है, पहला अगर दूसरा गलत होता ना तो आपको पहला वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहला अपने आप सही हो जाता, ठीक है। अगर दूसरा गलत होता तो पहला अपने आप ही सही हो जाता, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हुआ, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ एंड एंगल, देखो जो यहाँ पे बैटरी खत्म होने वाली है, काम करते हैं इसको
इसको हम कल सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट वीक में, ठीक। अभी बैटरी लो होने वाली है पीसी का, एक काम ओके यहीं रोक देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग थिंग्स एंड लगे रहो आप, अब तो एग्जाम पास में ही है, ठीक है। सैम्पल पेपर्स सॉल्व करते हैं और भी जो एग्जाम के पेपर हैं हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। पूरे जोश के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।